तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को द मैथ विजन पे स्वागत है। मेरा नाम अभिनंदन कुमार और आज हम हिंदी पढ़ाने जाने वाले हैं क्लास 10 गोदली का चैप्टर फर्स्ट श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह एक निबंध है, इसका लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है। इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, इसका पूरा कहानी आज जानेंगे। तो आप सभी को ये वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट और जितना भी न्यू भाई बहन लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहले श्रम विभाजन जाति प्रथा एक निबंध है, ठीक। इस पाठ के लेखक भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ था। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा अमेरिका और लंदन से प्राप्त की है। यानी उन्होंने उच्च शिक्षा अमेरिका और लंदन से प्राप्त की, ठीक। श्रम विभाजन जाति प्रथा बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रसिद्ध भाषा इनहेरेंस ऑफ कास्ट से लिया गया। यानी श्रम विभाजन जाति प्रथा प्रसिद्ध भाषा इनहेरेंस ऑफ कास्ट से लिया गया है, ठीक। इनहेरेंस ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण ललाई सिंह यादव ने किया। यानी आपसे पूछेगा इनहेरेंस ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया, तो ललाई सिंह यादव ने किए, ठीक। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन 1956 में दिल्ली में हुआ। यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन 1956 दिल्ली में हुआ, ठीक। उनके चिंतन एवं रचनात्मक के मुख्य तीन प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। आप लोग को ये एग्जाम में पूछेगा इनका डेट, कब इनका जन्म हुआ, तो 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका निधन कब हुआ था, 1956 दिल्ली में हुआ था। इनका इनहेरेंस ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया, ललाई सिंह यादव ने किए। और इनका तीन प्रेरक व्यक्ति यानी बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ये याद रखिएगा। इनका रचनात्मक प्रिय व्यक्ति थे, ठीक। तो चलिए हम लोग अब जानते हैं इनका चैप्टर के बारे में, देखते हैं। चलिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ, दलित परिवार में हुआ था। इनका 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का और एक दलित परिवार में हुआ था। नीच जात यानी छोटा जात बोलते उन्हीं में उनका जन्म हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय में सुठित जनकों में से एक थे। यानी ये बहुत ही प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन, यानी प्राथमिक शिक्षा करने के बाद बड़ौदा नरेश जी ने उनको प्रोत्साहित किए थे उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन गए। यानी बड़ौदा नरेश के कहने पर उन्होंने न्यूयॉर्क यानी अमेरिका और लंदन पढ़ने गए, ठीक। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, प्राज्ञिक और पूरा वैदिक वर्ड में अनुवाद के जरिए पढ़े और ऐतिहासिक समाज क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं, यानी उन्होंने सामाजिक मौलिक स्थापना के बारे में बहुत पढ़े। जब सब मिलकर वो ऐतिहासिक मीमांसा, विविधता, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षावाद तथा धर्म दर्शन के विख्यात बनकर उभरे। संदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की है। यानी वो पढ़ाई के साथ उन्होंने कुछ समय वकालत भी की है, यानी वकील भी के काम किए। वो समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते उन्होंने अछूतों यानी समाज में उन्होंने बहुत सारे भागीदारी निभाए। यानी और उन्होंने अछूतों यानी अछूतों स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार एवं सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किए। यानी उन्होंने अछूत स्त्री, पुरुष और मजदूरों को अधिकार देने के लिए संघर्ष की। यानी छुआछूत यानी मनुष्य महिला है तो उसको भी अधिकार दिए बोलने को, पुरुष है उसको भी बोलने को अधिकार यानी स्वतंत्रता मिला उनको भी, और मजदूरों को अधिकार यानी अपना काम के लिए उनको, ये सब पर उन्होंने बहुत संघर्ष किए, ठीक। उनके चिंतन एवं रचनात्मक के मुख्य तीन प्रेरक व्यक्ति थे। यानी उनके चिंतन एवं रचनात्मक तीन प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ठीक। ज्योतिबा फुले थे, ठीक। दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया था। यानी आप लोग यहाँ देखें, दिसंबर 1956 में बाबा साहेब का निधन हो गया था, ठीक, दिल्ली में। आपसे पूछेगा ये तो
बाबा साहब के अनेक पुस्तक लिखी, यानी बाबा साहब ने यानी भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत सारे पुस्तक लिखे। चलिए इनका नाम जानते हैं, उनकी प्रमुख रचना एवं भाषा, यानी उनके बारे में चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनिस एंड डेवलपमेंट, द अर्नड चेम्स, who are they, who are Sudras, Buddhism and his communism, Buddha and his Dhamma, thumbs of linguist states, the rise and call of the Hindu, इनहेरेंस ऑफ कास्ट, यानी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है इनहेरेंस ऑफ कास्ट, जिसका हिंदी रूपांतर ललाई सिंह यादव ने किए थे। हिंदी में इनका रूपांतर वर्ड में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण बाबा साहब का संपूर्ण वर्ड में 21 खंडों में प्रकाशित हुआ। यानी पूछेंगे बाबा साहब का संपूर्ण वर्ड में कितने खंडों में प्रकाशित हुए, तो 21 खंडों में, याद रखिएगा आप लोग। प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषा इनहेरेंस ऑफ कास्ट का ललाई सिंह यादव द्वारा हिंदी रूपांतरण जातिभेद का उद्देश्य से किंचित संपादक में किया गया, यानी ललाई सिंह यादव ने इसका हिंदी में अनुवाद किए थे इनहेरेंस ऑफ कास्ट का। यह भाषा जाति प्रथा तोड़ मंडल के वांशिक के अध्यक्षीय भाषा के रूप में तैयार किया गया, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्ति समोन्नति एवं बनने के कारण सम्मेलन स्थापित हो सकी, यह पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहब ने इस स्वतंत्रता पुस्तक का रूप दिया। प्रस्तुत लोक में भारतीय समाज श्रम विभाजन के नाम पर मध्य युग, यानी इसमें मध्य युग का बात, यानी इसमें श्रम यानी जाति प्रथा यानी श्रम विभाजन के बारे में, यानी जाति प्रथा के बारे में बता रहे हैं। ठीक, तो जाति प्रथा की विषमताओं को सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उनके अर्थव्यवस्था प्राकृतिक पर भी यह प्रस्तुत प्रभाविता का दृष्टिकोण उभर सका। भारतीय लोकतंत्र में भारी नागरिक के लिए यह उल्लेख प्रसाद हुआ। यानी अब चलते हैं अब चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यहाँ से अब आपका शुरू होता है, आप लोग ध्यान से सुनते चलिएगा और मेरे साथ साथ यानी नोट्स आप लोग बात बनाइए, यानी ध्यान से सुनते चलेगा आप लोग को, तो परीक्षा में कहीं भी आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए अब ध्यान से सुनिए क्या बोलता है। यह विडम्बना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद का पोषण की कमी नहीं है। यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला है कि यह विडम्बना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद की कमी नहीं हो रहा है, यानी जातिवाद हो रहा था, यानी अभी भी होता है जातिवाद, ऊंच नीच, ये तुम ये कास्ट हो तुम वो कास्ट हो, अभी भी ऊंच यानी जातिवाद हो ही रहा है, यही बोल रहे। ठीक, इसके पोषण कई आधारों पर इसका समर्थ करते हैं, यानी कि इसका पोषण कई आधारों पर समर्थ करते हैं। समर्थ का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक समय समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माने, यानी कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन का आवश्यक, यानी जो जैसा काम करेगा वैसे उसका नाम पड़ेगा। बट ऐसा नहीं किया जा रहा है, जिसका जो कास्ट है वैसा ही उसको गर्भधारण में निर्धारित किया जा रहा है नहीं। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोले इसके कार्यकुशलता पर इसे डिफाइन कर, यानी बांटिए कि जो जैसा व्यक्ति काम करेगा वैसे उसका कास्ट चूज होगा। कार्यकुशलता को माने, और चूंकि जाति प्रथा ही श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, यानी बोल रहे हैं कि जाति प्रथा ही श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। ठीक, श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। चूंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, यानी जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। ठीक, इसलिए हमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क में संबंध यह पहली बात है कि आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी रूप लिया हुआ है। श्रम विभाजन निश्चय कि सभ्य समाज की आवश्यकताओं के, परंतु किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन के व्यवस्थित श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में स्वाभाविक विभाजन नहीं करती। यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बोले कि सार्वत्रिक रूप से नहीं बांटा जा रहा है, यहाँ कास्ट यानी जाति प्रथा के रूप में लोगों को बांटा जा रहा है, बट ऐसा गलत है। सार्वत्रिक जो जैसा काम करता है वैसे उसका जाति का डिफाइन होता है, बट वैसा नहीं बांटा जा रहा है। यहाँ जाति प्रथा के रूप में बांटा गया, यानी उसका गर्भधारण में निर्धारित हो जा रहा है कि जो कास्ट में उसका जन्म हो रहा है वही वो उसका बच्चा करेगा। ये गलत है, ये बोल रहे हैं। भारत की जाति प्रथा ही एक विशेषता यह है कि यह श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजन वर्गों को एक दूसरे को अपेक्षा ऊंच नीच को करा देती है। यानी भारतीय संविधान में ऐसा कहीं भी लिखा नहीं गया है कि जाति प्रथा ऊंच नीच भेदभाव, बट यहाँ पे लोग
जाति प्रथा के लिए ऊंच नीच भेदभाव करा देते हैं लोग। अभी भी होते हैं जाति प्रथा, यानी अभी भी जितना भी लोग है जो नीच कास्ट या जाओ ऊंचा है वो नीचे वाले को नीचे बोलता है, तुम ये कास्ट हो, ये कास्ट हो, तुम महिला हो, तुम पुरुष हो। अभी भी भेदभाव होता है, यानी अभी तक भी जाति प्रथा कमी नहीं हुई है। यानी बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना यह था कि कार्यकुशलता के अनुसार, यानी जिसका जिसमें रुचि हो उसके अनुसार उसको बांटा जाता, बट ऐसा नहीं बांटा जा रहा है। जिसका जाति प्रथा जो है वैसे के उसी के जैसे बांटा जा रहा है, ये गलत बात है। जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया गया, यानी कोई भी संविधान में नहीं लिखा गया कि तुम जाति प्रथा यानी ये तुम जो एक कास्ट होते ही करेगा, ऊंच नीच यानी कहीं भी लिखा नहीं गया। तुम महिला हो तो महिला ही रहो, यानी तुम पुरुष हो तो पुरुष, मतलब सबको स्वतंत्र का अधिकार दिया जा रहा है, बट यहाँ भेदभाव कहीं भी लिखा नहीं गया है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो अस्वाभाविक विभाजन नहीं है, यानी जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो अस्वाभाविक, यानी ये गलत बात है। जाति प्रथा को हम श्रमिक विभाजन कैसे मान सकते हैं? मान लीजिए कोई बच्चे को कुछ अलग में रुचि हो, उसके पिताजी का कुछ अलग है, यानी उसको जाति प्रथा के कारण वो बच्चा को उसको अपना रुचि को, यानी उसका जो काम मतलब उसके फैमिली में जो कुछ भी कर रहा है, यानी कोई बच्चा ठाकुर, उसका फैमिली मतलब उसका बेटा का कुछ अलग रुचि है, बट उसके फैमिली मेम्बर बोले सपोर्ट उसको कर ऐसे नहीं, तुम भी सैलून खोलो, तुम भी इसका काम करो, उसमें उसको दिलचस्पी ही नहीं है, तो कैसे मतलब ये बेरोजगारी का रूप ले रहा है। ये गलत बात है, क्योंकि यह मनुष्य को रुचि पर आधारित नहीं कि यानी इस मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है, क्योंकि ये पेशे में निर्धारित कर रहे हैं। यानी जब उसका जन्म होता है उसी टाइम इसको पेशे में निर्धारित कर दिया जा रहा है कि तुम ये कास्ट के होते यही तुम काम करोगे, यानी ये गलत बात है। कुछ कुशल व्यक्ति या सूक्ष्म श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक नहीं कि व्यक्तियों को क्षमता इस सीमा तक विकसित करे कि जिसमें वह पेशे का या कार्य का चुनाव स्वयं करे। यानी कुशल व्यक्ति को यह मतलब भीमराव अंबेडकर जी बोल रहे कि ऐसा नीति लाया जाए जो स्वतंत्रता, यानी जो व्यक्ति का अपना रुचि हो उसी में काम में वो दिलचस्पी हो वही काम करे, उससे कोई भी नहीं बोल सकता कि तुम ये हो तो यही करो, तुम्हें यानी स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाए, सबको अपना रुचि यानी जिसको जो काम हो वो कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरा सिद्धांत यह है कि इसमें मनुष्य को प्रशिक्षण अथवा उसके निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे के दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले अर्थात गर्भधारण के समय मनुष्य को पेशे निर्धारित किया जाता है। यानी इसके एक दुष्परिणाम यह है कि उसके माता पिता के गर्भधारण में ही बच्चा को निर्धारित कर दिया जाता है कि तुम ये कास्ट हो या ये जात हो या तुम ये हो वो हो तो तुम वो भी वही करोगे, यानी उसी जन्म यानी गर्भधारण में उसे निर्धारित किया जाता है। ये गलत बात है। जाति प्रथा पेशों का दुष्पूर्ण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशों में बांध दी जाती है। यानी जाति प्रथा मनुष्य को एक दुष्परिणाम है जो एक पेशा में गर्भधारण में ही बांट देती है। ये गलत बात है। भले ही पेशा उपयुक्त या पर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाने, यानी उसका चॉइस भले ही गलत क्यों ना हो, वो भूखे क्यों ना मर जाए, बट उसका निर्धारित वैसे जो उसका फैमिली बोलेगा, यानी उसका गर्भधारण में निर्धारित किया है तो वैसा वो काम करेगा, यानी वो भूखा ही क्यों ना मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति पाई आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी असमाप्त परिवर्तन हो जाता है। इसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। यानी मनुष्य यानी अपना स्वतंत्र होना चाहिए, उसका पेशा जिसमें जो का रुचि हो, यानी बाई चांस कोई भी कंपनी या कुछ भी काम करे उसका धंधा अच्छा नहीं चले, यानी उसका बिजनेस नहीं चले, फिर वो अपना रुचि चेंज करके अलग कोई भी बिजनेस कर सकता है, ऐसे बोले बाबा साहब अम्बेडकर। बट ऐसा नहीं होने देता है अभी, बट अभी तो हो गया है, थोड़ा थोड़ा विकसित हो रहा है, बट फिर भी उस टाइम वैसा नहीं था। इसके बारे में बोले बाबा साहब भीमराव, मतलब रुचि के आधार पर उसे बांटा जाए कि वो क्या करना चाह रहा है उसके अनुसार, ठीक जाति के अनुसार। इसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि प्रतिकूल परिस्थिति में मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके भूखे मरने के अलावा क्या चला चढ़ सकता है। यानी पेशा बदलने का नहीं हो, यानी पेशा बदलने नहीं दिया जाए मनुष्य को तो अपना भूखा ही मर जाएगा, लेकिन ये गलत बात है। यानी हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती। उसका पैतृक पेशा न ही भले वह जिसमें प्रागत हो उसी के पेशे नियंत्रित, यानी जो प्रागत जो
कास्ट या जो जात में यानी जो कुछ जिसमें वो जन्म लेता है उसका पेशा उसी से निर्धारित चलता है, यानी उसका जैसा उसका धर्म यानी जैसा उसका पूर्वज करके गया वैसा वो करते जाएगा, यानी उसका निर्धारित उसी से किया जा रहा है। न इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बना हुआ है, यानी जाति प्रथा भारत में एक प्रमुख पेशा नहीं बदलने के कारण एक बेरोजगारी का मुख्य कारण बन चुका है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन के दृष्टिकोण से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है, यानी श्रम विभाजन से हम देखें तो जाति प्रथा एक दोषपूर्ण गंभीर समस्या बना हुआ है। ठीक, तथा प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य के संपेक्षा पर निर्भर करती है, यानी मनुष्य का रुचि पर निर्भर करता कि मनुष्य को किस में दिलचस्पी है, यानी ये सब पे मनुष्य की व्यक्तिगत भावनाओं तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं दिया गया, यानी उसका महत्व यानी जिसमें रुचि उसका कोई महत्व नहीं है, तुम्हारा ही रुचि तो तुम वही करो, वो नहीं, यानी जो उसका फैमिली मेम्बर जो धर्म वो जन्म लिया है उसी के अनुसार उसको परंपरागत करना पड़ता है, यानी वो पेशा निर्धारित किया जा रहा है। मनुष्य के व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का कोई इसमें स्थान अथवा मत नहीं है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी कि यह बहुत से लोग निर्धारित करने की अभिरुचि के साथ भी सब करते हैं, यानी अभी जितना क्या सबसे बड़ा अभी दोषपूर्ण बोल है कि सबसे बड़ा दोषपूर्ण जाति प्रथा बना हुआ है, क्योंकि मनुष्य के डिसाइड नहीं करने देता है कि अपना रुचि के अनुसार वो कर सके, यानी जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण ये बना हुआ है। अभिरुचि के साथ केवल विषय करते हैं, ऐसी स्थिति मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने के लिए काम करना के लिए, यानी वो दुर्घटना से यानी बहुत सारे समस्या से झेलना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वाले न दिल लगना न दिमाग कुशलता जैसे, यानी उसका दिलचस्पी अलग है, उसके फैमिली मेम्बर का दिलचस्पी अलग है, यानी न उसका काम माइंड काम कर रहा है न कुछ भी काम कर रहा है, जैसे कोई कुछ भी हो जिसके उसके अनुसार, यानी उसका इनका मुख्य बोलने का तरीका यह है कि जिसमें दिलचस्पी हो वैसा ही वो काम करे, उसको पेशा में एक निर्धारित नहीं किया जा सके। अतः यह निर्वाधित रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, यानी आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा बहुत ही हानिकारक है। बेरोजगारी ही क्यों नहीं हो, लेकिन जाति प्रथा बहुत ही हानिकारक है। ठीक, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरण रुचि से आत्मशक्ति को दबा कर उन्हें असंभाविक नियमों से जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है, यानी यह जाति प्रथा मनुष्य को बहुत ही दोषपूर्ण और एक पेशे में निर्धारित कर देती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू से लेता हूँ, यानी अब वो समस्या से वो लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे, यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बोले कि हमने ये लिखे यानी ये कहानी लिखे, अब आप मेरे से पूछना चाह रहे थे, आप बोल रहे तो आपके अनुसार कैसा होना चाहिए। तो मेरे द्वारा जाति प्रथा आलोचना को सुनकर आप सुनेंगे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जाति प्रथा का विरोध हूँ तो फिर मेरे दृष्टि से आर्य समाज कैसा होना चाहिए, यानी जब आप बोल रहे थे ऐसा करना गलत है तो आपके दृष्टि से कैसा समाज होना चाहिए। तो मेरे उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज, यानी उनके अनुसार बोले कि मेरा आर्य समाज स्वतंत्रता समानता भेदभाव पर आधारित होगा, यानी उनके अनुसार स्वतंत्रता किसी व्यक्ति को कोई रोक टोक नहीं, वो उसको स्वतंत्रता मतलब उसका अधिकार, यानी जो उसका मन यानी जो उसका रुचि जिसमें दिलचस्पी वो कर सके, यानी स्वतंत्रता समानता और भेदभाव होना चाहिए। यह ठीक नहीं है, यानी आपसे पूछ रहे क्या ये ठीक नहीं, ये तो ठीक ही है, जो अपना रुचि यानी स्वतंत्रता सबको मिले, उसका अपना अधिकार होना चाहिए जो उसको जिसमें उसका दिलचस्पी हो, यानी अच्छा ही बात बोल रहे हैं। भेदभाव अर्थात भाईचारा किसी को क्या पिंतु हो सकती है, यानी भाईचारा यानी एक समान से रहे। ठीक, किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के छोर से दूसरे छोर तक संचित नहीं, यानी मिलजुल कर रहना चाहिए, यानी भाईचारा की तरह रहना चाहिए। ऐसे समाज में बहुविधि हिस्सों में सबका भाग होना चाहिए, यानी उस समाज में यानी भाईचारा की तरह रहेगा तो एक दूसरे की मदद यानी सब मिलजुल कर रहेगा, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक,
मिलजुल कर संचित हो। ऐसे समाज बहुविधीय होना रक्षा यानी मिलजुल के होना चाहिए तथा इसमें कोई रक्षा के प्रति संग सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अवध संपर्क में अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। यानी समाज में मिलजुल कर अच्छा नीच छुआछूत भेदभाव जाति प्रथा को छोड़कर भाईचारा की तरह जीवन जीना चाहिए। सामाजिक जीवन में अवध संपर्क के अनेक संवैधानिक व अवसर उपलब्ध करने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध और पानी की मिश्रण की तरह भाईचारा का यानी बोले जिस तरह दूध और पानी का मिश्रण होता है उस तरह ही समाज में भाईचारा के रूप लेना चाहिए। जिस तरह देखते हैं जब दूध में पानी डालते हैं तो अभी आपको नज़र आता है ऐसे उसमें पानी डाला हुआ है नहीं ना, उसी तरह समाज में भाईचारा के रूप में दो यानी रहना चाहिए। और तात्पर्य यह है कि दूध और पानी की मिश्रण की तरह भाईचारा का यही वास्तविक रूप और दूसरी इसी का नाम यानी दूध और पानी की मिश्रण की तरह ये एक एग्जाम्पल दिए उसी तरह समाज में रहना चाहिए। और इसी का दूसरा रूप लोकतंत्र है यानी इसी का दूसरा रूप लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की नहीं यानी लोकतंत्र किसी शासन की नहीं बल्कि एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यही आवश्यक है कि साथियों के प्रति यानी समान भाव हो रखे। यानी मुख्य रूप से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यह बताना चाह रहे हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। इसको छोड़कर कार्यकुशलता यानी श्रम विभाजन को देखा जाए, श्रम जिसमें दिलचस्पी हो वो ऐसा काम किया जाए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। उसका गर्भधारण में ही उसका फैमिली मेम्बर डिसाइड कर दिया जा रहा है कि ये कास्ट का है तो यही करेगा, बट ये सब को छोड़कर स्वतंत्रता समानता भेदभाव को मानते हुए ये सब को छोड़कर भाईचारा की तरह जीवन जीना चाहिए। जैसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने बोले कि दूध और पानी की मिश्रण की तरह रहना चाहिए, ऐसे ही ये चैप्टर बहुत ही समाप्त हो गया। और आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू।